बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एसके नावल में आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपकी दोस्त एसके। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। कहानी के किरदार कैसे हैं और अब तक जो जो कहानी में हुआ उसके बारे में भी मुझे बताइएगा कि जैसे अभी हया के पीछे जो वो सफ़ेद गुलाब वाला है, कौन है ये वैलेंटाइन जो हया के पीछे पड़ा है, इसके बारे में भी काफ़ी थोड़ी मशकूक जैसा है। चलिए आगे चल के पता चल जाएगा। फिर भी आप लोग बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 13। वो मैं समझी वो तुम्हारी कार और ड्राइवर है। मैं समझी तुमने ड्राइवर भेजा है। मेरा ड्राइवर? कब देखा तुमने मेरे पास ड्राइवर? उसने तनफ्फुर से कागज़ को मुट्ठी में मरोड़ दिया। मैं समझी और उसने कहा तुम्हारा नाम लिया तो उसने ये कहा कि उसको मैंने उसे भेजा। उसने ये कहा कि उसको मैंने उसे भेजा है। उसने दो टोक अंदाज में पूछा। हाँ नहीं यानी कि नहीं। उसने नहीं बताया कि उसे किसने भेजा है और तुम उसके साथ बैठ गई। हया तुम यूं किसी की गाड़ी में भी बैठ सकती हो? मैंने कहा ना मैं समझी तुम्हारी कार थी। बेबसी के मारे अब उसे गुस्सा आने लगा था। बेकसूर होते हुए भी उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। मेरे पास तुमने दूसरी कार कब देखी? अगर तुम्हें मुझ पर इतनी बेएतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। उसने नैपकिन नोचकर फेंका और कुर्सी ढकेल कर उठी। जो शख्स ये हरकत करता है वो मुझसे पूछ कर नहीं करता, ना उसमें मेरा कोई कसूर है। अगर तुम मुझे इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। उसने क्लच यूं हाथ मार कर उठाया कि क्रिस्टल का गुलदान मेज से लुढ़क कर नीचे जा गिरा। छटाके की आवाज़ आई और वो कुर्सियों में बढ़ गया। जहान शायद उसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो उसके तासरात देखने के लिए रुकी नहीं थी। वो तेज़ी से मेज़ की एक तरफ से निकली, स्टैंड पे लटका कोट कॉलर से पकड़कर खींचा और तेज़ तेज़ चलती हुई बाहर निकल गई। अगर वो उसके पीछे आना भी चाहता तो अभी जो नुकसान वो करके गई थी उसे पूरा करके ही आता, और उस कार्रवाई में उसे जितने मिनट लगते उतनी देर में वो उससे दूर जा चुकी होगी। इस्तकलाल स्ट्रीट में लोग इसी तरह चल रहे थे। वो उस रश के दरमियान में ही कहीं थी। उसने उसने कोट नहीं पहना था। बाजू पे डाल दिया और दोनों बाजू सीने पे लपेटे वो तेज़ तेज़ कदम उठाती चली जा रही थी। आंसू मुतवातर उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो उसके पीछे नहीं आया था, और अगर आया भी तो उस शोर और रश में ना उसे देख पाई और ना ही उसकी आवाज़ सुन पाई। बस इसी तरह चलती रही। इस्तकलाल स्ट्रीट का आखिरी किनारा मुड़कर वो टॉक्सिम स्क्वायर में दाखिल हुई और बिल्कुल सीधे में चलती हुई टॉक्सिम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीख पार्क के एक गोशे में वो संगी बेंच वीरान पड़ा था। वो गिरने के से अंदाज में उस पर बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अना, खुददारी, इज्जत नफ्स और अपनी ज़ात के वक़ार के वो सारे इस्बाक जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती और याद दिलाती रही, आज बहुत ज़िल्लत के साथ चकनाचूर हुए थे। वो शख्स कब उसको यूं जलील नहीं करता था, यूं बेमोल बेवक़्त नहीं करता था। उसे एक मौका भी याद न आया। हमेशा हर दफ़ा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता था। आखिर कब तक यूं चलेगा? बहुत गिरा लिया उसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल कर लिया। अब वो मज़ीद नहीं झुकेगी, अब उसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। उसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द फैली रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। उसने गोद में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर ओह, मोबाइल तो उसमें पूरा ही नहीं आता था। वो तो उस मेज़ पर रखा था। और वो कोट उठाए बाहर भागी। अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल वो रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। उसे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जहां से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद वो हाँफती हुई वापस इस्तकलाल स्ट्रीट में उस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा ढकेल कर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज़ खाली थी। वो दौड़कर उस मेज़ तक गई और इधर उधर चीज़ें उठा उठा कर मोबाइल तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था।
क्रिस्टल के टूटे गुलदान की किरचियाँ भी अब फर्श से उठा ली गई थी। प्रॉब्लम मैडम? वो आवाज़ पे पलटी तो वही बावर्दी वेटर, जिसकी नाक पे मोटा सा तिल था, मुतफक्कर सा खड़ा था। वो बुके उसी ने लाकर दिया था। मेरा मोबाइल था इस मेज़ पे, वो परेशानी से घुंघरियाली लटे कानों के पीछे अड़सते हुए बोली, और मेज़ पे चीज़ें फिर से इधर उधर करने लगी। जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान गिराकर गई थी तो आपके साथ जो साहब थे उन्होंने वो मोबाइल रख लिया और मुझे कहा था कि अगर आप आएँ तो मैं बता दूँ कि वो फ़ोन उन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बताया। ओह अच्छा। उसके तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना। वो चला गया। जी, वो बिल पे करके फ़ौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे। आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुताल्लिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकल आई। इस्तकलाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए उसने कोट पहन लिया। अब उसे काफ़ी देर तक टॉक्सिम स्क्वायर पे गोरसिल के इंतज़ार में बैठना था। डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिलाती रही। बटनों के टू टू ने ड्रोम की खामोशी में ज़रा सा ताश पैदा किया था। कॉल का सब्ज़ बटन दबाने से पहले उसने नज़र उठाकर अपने मुकाबिल बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जा थी। मगर हया, मैं उसे कहूँगी क्या? यही कि हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो उसे वापस कर दे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये उसका मसला है। तुम कॉल मिलाओ, वो झिंझलाकर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियाँ जा रही थी। वो दोनों दम साधे घंटियाँ सुनती रही। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, उसी के मोबाइल पर कर लेते हैं, शायद इस पे वो उठाए ही। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जहान ही था, अजली मसरूफ़ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजे खदीजा बोल रही हूँ। दिस इज़ जहान खदीजा। ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है। हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों की बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसीलिए तो कॉल की है। ओके। वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पे डाली, जो दम साधे कुर्सी के किनारे पे आगे होकर बैठी उसे देख रही थी। जी कहिए। बात ये थी कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड, शहजादों के जजीरों जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे बुयूक अद्दा जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझकर उसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से कहे जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील, वो बिना आवाज़ के लब हिलाती चिल्लाई और डीजे की कहानी मरोड़ी, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। कल कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते हैं। नहीं, वो हाथ के इशारे से करती उसे बाज रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और बुयूक अड्डा में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा तो दूसरी जानिब चंद लम्हे की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बादल नखास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली गोरसिल से कदी कोए की बंदरगाह पे पहुँच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले हमारा वहाँ इंतज़ार कीजिएगा। वहाँ से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक? ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूँगा। वो सरासा हंसकर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से उसे घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पर बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज़ से मैगज़ीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी उसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे उसके शादीशुदा होने में भी अभी तक शक है। वो अब एक सफ़े पर रुक कर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी।
वैसे उसकी बीवी कहाँ होती है? यही इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। उसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता उसका। शायद मैंने उस मौजू पर कभी बात नहीं की। वैसे भी जहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं उसे खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फुप्पू ने उससे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। डीजे ने खफगी से चेहरा उठाकर उसे देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ हो और उसे इल्म ना हो। लेकिन यकीनन उसे पता होगा। मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह उसका जिससे भी हो, मगर तुम उसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रसाले की तरफ मुतवज्जा हो गई। क्योंकि उसका निकाह मुझसे हुआ था, वह आहिस्ता से बोली तो डीजे ने एक झटके से सर उठाया। यानी यानी ओह गॉड, तुम्हारा उससे निकाह हुआ था? तो वो तुम्हारा क्या लगा? सौतेला मामू, सॉरी, सौतेला मामू लगा। वो बिगड़कर बोली और अपने बंक की तरफ बढ़ गई। ओह माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। डीजे अभी तक बेयकीन थी। अब बता तो दी है ना। अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जाऊंगी। वो ऊपर अपने बिस्तर में फिर से लेट गई और कंबल मुंह पर डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओह गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है? डीजे अभी तक ठीक से हैरान भी न हो पाई थी कि घड़ी पर निगाह पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगजीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए बा आवाज बुलंद चिल्लाई, गुड मॉर्निंग डीजे। नी दूर नीचे से किसी लड़के ने जवाबी हाँक लगाई। जलील, वो जलकर जोर से चिल्लाई। चुप करो, मुझे सोने दो। हया ने तकिया खींचकर उसे दे मारा, मगर वो उसी खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। सॉरी। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियां उतर रही थी जब उसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरी हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट के दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंघाड़ता हुआ मोबाइल बाहर निकाला। ये उसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जहान के पास होने के बाद वो आजकल इसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पे तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था उसे कतई याद न आया। नंबर याद रखने में वो बहुत चोर थी। उसे अपने पाकिस्तानी नंबर तक के आखिरी 2 हिंस से भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद ना था। हेलो। वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पे बैठ गई। कंधे से बैग उतारकर एक तरफ रखा। जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी। आवाज़ अजनबी भी आवाज़ अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर उसका लोच, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था। वो लब भीज गई। अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो के वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं न कहीं मुंबई के किसी निचले तबके के शहरे की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ। बताइए, क्या ये मुमकिन है? उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गई। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़िन को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, उसमें गालिबन उन्होंने बुयूक अड्डा का जिक्र किया था। प्रिंसेस आइलैंड, शहजादों के जजीरे। क्या आप उधर नहीं आ रही? तो वो उसकी कॉल स्टेप कर रहा था और तभी उसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वह तुर्की वाले फ़ोन के जहान की तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं बुयूक अड्डा नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे और ना ही मेरी कॉल टेप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे? उसने झुंझलाकर फ़ोन कान से हटाया और सुर्ख बटन ज़ोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया।
वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई, जाने कब यह शख्स उसका पीछा छोड़ेगा। समुंदर की झाग समुद्र की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकोनी में खड़े सामने समंदर देख रहे थे। जहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधा ही उठाए लब भींचे सामने उफक पे देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बालकोनी के दूसरे सिरे तक गई थी, सो उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदी कुएं के बंदरगाह पे फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी कचाकच भरा था। जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सरफ हो गया। फेरी की निचली मंजिल, जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे। सो वो बालाई मंजिल पर आ गए, जो ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहाता, जहाँ हर तरफ सोफे और कुर्सियां थी, मगर एक नशिस्त भी खाली न थी। उनको बिलाखिर फेरी के किनारे पे बनी तंग सी बालकोनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक ही बंदा रेलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकोनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहां खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहान स्याह स्वेटर के आस्तीन कोहनियों तक मोड़े हुए था, मगर उसे बेहद सर्दी लग रही थी कि उसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था। सो अब स्याह स्टोल को सख्ती से कंधों के गिर्द लपेटकर बाजू सीने पे बांधे रखे थे। गिव मी सम शाइन, गिव मी सम रेन। हया के बाएं तरफ रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और उनकी कतार बालकोनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पे इस्तांबुल आई हुई थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए बाआवाज़ बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थी। तुम उस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर इस्तकलाल स्टेट में तुम्हें ढूंढता रहा हूँ। वो रेलिंग पे झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा। तो ना ढूंढते। हया ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हवा से उसके बाल उड़ उड़कर जहान के कंधे को छू रहे थे, मगर वो उन्हें समेटने का तकल्लुफ भी नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा? जहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से उसे देखा था। वो तने हुए नकूश के साथ सामने देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं? मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं। सी गर्ल्स। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। सी गर्ल्स का एक गोल पर फड़फड़ाता उनके सामने से गुजर रहा था। जहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फिजा में उछाला। एक बड़े से सीगल समुद्री बगले ने फिजा में ही गोता लगाकर उसे अपनी चोंच में दबा लिया। वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही। पानी में गुलाबी झीली जेलीफिश तैर रही थी। उनके सर पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़ेह दिखाई देती थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है हया कि मैं पूछ सकूं कि वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पूछो, ज़रूर पूछो, मगर उसी से जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है। आज वो जहान के लिए वही हया सुलेमान बन गई थी जो वो हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया था, अब उसी के सामने उठाना भी था। जीने दो, कुछ पल तो जीने दो। वो लड़कियां लहक लहक कर गा रही थी। डीजे भी कहीं उनके साथ थी। अच्छा, आई एम सॉरी। वो रुख मोड़कर उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ और रोटी का बचा हुआ टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। हया ने निगाह उठाकर उसे देखा तो वो ज़रा सा मुस्कुराया।
एक लम्हा लगा था उसे पिघलने में, और वो पिघली हुई मोम का ढेर बन गई। बहुत धीरे से वो मुस्कुरा दी, खुद से के सारे वादे भूल गए थे। ओके। उसने रोटी का टुकड़ा खींचकर तोड़ा और उड़ते हुए बगले की सिमत फेंका। उसने उसे फिजा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जहान, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अब वो रोटी के टुकड़े कर कर के फिजा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो? अक्खड़, बदलिहाज, बदतमीज़, बदतहजीब, बेमुरवत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के, वो कहती गई और वो बेख्तियार हंसता चला गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं हाँ सुलेमान? खूब हंसकर वो बोला था। कमस 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 कम तुर्कों से तो बेहतर होते हैं। उसने रोटी का आखिरी टुकड़ा भी उछाल दिया था। जहान अभी तक हंस रहा था। गिव मी सम सनशाइन, ये आप लोग पढ़ लीजिए। लड़कियां इसी तरह मगन सी गा रही थी। वो तीनों साथ साथ बुयूक अदा की उस बलखाती सड़क पर नीचे उतर रहे थे। हया एक हाथ से स्टूल और दूसरे से उड़ते बालों को समेट के पकड़े हुए चल रही थी। उसे यूं लग रहा था कि वो पुराने ज़मानों में वापस चली गई है, एक कदीम जजीरे पे जो सारी दुनिया से अलग थलग समुंदर के दरमियान वाक़ था। वो सदियों पुराने शहजादों के जजीरे थे और वो खुद कोई अमर हुई शहजादी थी। शहजादों के जजीरे या प्रिंसेस आइलैंड। तुर्क में अदालार, अदा यानी जजीरे और लार यानी शहजादों के। मरमरा के समुंदर में करीब करीब वाक़ 9 जजीरों के गिरोह को कहा जाता था। गए वक्तों में सलातीन अपने तख्त ताज के लिए ख़तरनाक लगते शहजादों को जलावतन करके इन 9 जजीरों पे भेजा करते थे, जिससे उसका नाम प्रिंसेस आइलैंड पड़ गया। बुयूक अद्दा उनमें सबसे बड़ा जजीरा था। बुयूक यानी बड़ा और अद्दा यानी जजीरा। बुयूक अद्दा दुनिया के ट्रैफिक, रश और हंगामे से दूर एक पुरसुकून छोटा सा जजीरा था। वहाँ गाड़ियाँ, बसें और दूसरी ऑटोज़ नहीं होती थी। सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और बग्गियाँ थीं या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जहान उससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम ज़मानों के रोमांस में खोई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। उनमें अब खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। जहान उसे रेस्टोरेंट के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा अक़साम के कबाब मिलते हैं, गालिबन 150 अक़साम के, और ये रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतवज्जी से उनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। उस जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट में घिरी थी। उनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदे में शीड तले कुर्सियाँ और मेज़ बिछी थी। सियाहों का एक हुजूम हरसू फैला था। सड़क के वस्त में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। सियाहों के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी और गहरे जामुनी बगैर आस्तीन फ्रॉक में मलबूस थी। घुंघरियाले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थे। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी और इर्द गिर्द दायरे में खड़े स्याह खटाखट अपने कैमरों में उसकी तस्वीरें मुकीद कर रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पे मासूमियत तारी किए कभी आंखें पटपटाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सुकेड़ती। शायद एक दो सियाह उसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो और डीजे भी फ़ौरन अपने कैमरे निकालकर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई। उस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीरें बना बना कर भी उनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक्कुफ़ करते अपना चेहरा उठाया तो देखा जहान साथ ही खड़ा लब भींचे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उचकाकर फिर से सियाहों के झुमकटे में घिरी बच्ची की तरफ मुतवज्जा हो गई। यार उम्र देखो उसकी और एक्शन कैसे
यार उम्र देखो इसकी, और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफतन मजमा को चीरकर एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। उसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा भूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। उसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोहनी पर उसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से उस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबराकर पलटी और जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके लबों से हौले से निकला, आयशे गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई उसका बाजू पकड़कर मजमे में से रास्ता बनाकर उसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि सियाह फौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो ख़त्म हो गया था। बच्ची अब मज़ाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था, मुसलसल बोलती हुई उसे लेकर जा रही थी। उसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर उनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बुयूक अद्दा दिखाता हूँ। जहान की आवाज़ पे वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटक के उसके साथ आगे बढ़ गई। जहान ने एक बग्गी रोक दी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लीरास फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पे ले ली थी और अब वो उसी पर सवार हो रही थी। हया बग्गी के करीब आई तो जहान ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी बग्गी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जुता था, उसके साथ बग्गी बान लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की नशिस्त बनी थी जिस पे सुनहरी नक्श और निगार बने थे। वह एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिस्त निहायत गदाज थी। वो दोनों एक साथ ही उस पर बैठी। बग्गी बान ने घोड़े को ज़रा सी चाबुक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे उसकी टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क सड़क दो सड़क दो रवैया सब्ज दरख्तों के कतार से घिरी थी। चंद पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारों पे बिखरे पड़े थे। दरख्तों की दोनों कतारों के दरमियान बग्गी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखाधड़ी, रिश्वतजनी, कत्ल वगारत और बहुत सी बुराइयों में भी मलबूस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुलेआम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पशमानदा भी हैं और पस्त जहन के भी। मगर इस सब के बावजूद जहान सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदरे तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो ज़रा सा चौंका, फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। शायद। क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। वो खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें उसने याद करके जैसे झुरझुरी ली थी। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं? मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास का एक मज़दूर सिफत शख्स जिसको मसरूफियत के बास घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता, और बावजूद उसके कि मेरे घर से बुयूक अद्दा तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर होगा, मैं 3 साल बाद इधर आया हूँ। वाकई? उसने हैरत से पलकें झपकाई। जहान ने शाने उचका दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैंने बचत के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखे हुए हैं, सो इसलिए काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। वो इसी तरह स्क्रीन को दबाता मुसलसल काम कर रहा था। बग्गी सड़क के ढलवान से नीचे उतर रही थी। पल खाती सड़क
बल खाती सड़क के दोनों अतराफ बहुत खूबसूरत बंगलों की कतारें थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्ता कमज़ोर है। दफतन जहान ने अपने जॉगर से नीचे मजबूत तख्ता थपथपाया और फिर झुका। प्लीज़ जहान, सारी दुनिया की टूटी चीज़ें तुम्हारा हेडिक नहीं है। अच्छा, वो जो झुक रहा था कदरे खफगी से सीधा हुआ। वो फिर से मोबाइल पे कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो मादाम। मादाम, आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं, जो अगर एक दिन का ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन दी मुंह भुगताने पड़ते हैं, और वो ये भी जानता है कि उन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बुयूक अड्डा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। उसके कहने पे हया ने लाशऊरी तौर पर सड़क के दोनों अतराफ बने बंगलों पे निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठिठक गई। चलिए जी, एपिसोड 13 यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक का लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दोस्त को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।